देखिए इनका आंसर तो पूरा हो चुका है। अब इन्होंने क्या किया इस क्वेश्चन में, इन्होंने वर्तमान यानी करंट से जोड़ दिया। इस एग्जाम में इस क्वेश्चन में इन्होंने करंट को ला करके इसमें जोड़ दिया। और इनके द्वारा क्या कहा गया कि सरकार 42 कृषि उत्पाद झारक्राफ्ट माध्यम से जनजातियों से खरीदती है। यानी सरकार वर्तमान में इन जनजातियों को क्या सहायता करती है वो इसमें जोड़ दिया गया। ठीक है, ताकि उस जनजाति का आज भी सरकार के साथ कनेक्शन है और सरकार उनका क्या हेल्प करती है, उनके कृषि उत्पाद को मतलब खरीदती है या उनके हैंडीक्राफ्ट को खरीदती है या उनका क्या सहायता करती है, उसको ला करके यहाँ पे इन्होंने जोड़ दिया। जिससे एग्जामिनर को क्या होगा, इस क्वेश्चन को देखने में अच्छा लगेगा और उनको लगेगा कि हाँ एक जो क्वेश्चन दिया गया है, एक क्वेश्चन का जो आंसर है एक ऑथेंटिक आंसर है जो कि वर्तमान से लिंक करके लिखा गया है। और आपको भी पता है कि करंट से जितना ही क्वेश्चन को आप रिलेट करिएगा, जितना ही लिखिएगा, उतना ही मार्क्स आपको और बढ़ेगा, उसमें आपको और मार्क्स मिलता है। ठीक है, इस प्रकार बिरसा मुंडा आंदोलन आने वाले के लिए क्या था, एक उत्प्रेरक का काम किया था और इन्होंने इस क्वेश्चन का अंत कर दिया है। ठीक है, तो देखिए इस क्वेश्चन में कितना नंबर मिला है, इन्होंने यहाँ पे इसमें करंट जोड़ दिया तो इनको 4 नंबर मिल गया। और यही पहला नंबर जो क्वेश्चन देखिए, इस क्वेश्चन में इनको 3 नंबर मिला था। इसमें 1K में कितना मिला, 3 नंबर मिला था। इसमें इन्होंने क्या किया था, इसमें इन्होंने करंट से नहीं जोड़ा था। ठीक है, तो इसमें इनको 3 नंबर मिला। और 1 नंबर देखिए, यही जो होता है ना, एक एक नंबर चुराया जाता है बीपीएससी मेंस के एग्ज़ाम में। क्योंकि प्री में होता है कि आपको 1 नंबर सही किया था आपको 1 नंबर ही मिलेगा, लेकिन मेंस में होता है ना कि आपके लिखावट के अनुसार उसमें आप नंबर चुरा सकते हैं एग्जामिनर से। देखिए इसमें इन्होंने करंट से जोड़ा तो इनको 1 नंबर एक्स्ट्रा, यहाँ पे 4 नंबर मिल गया इस क्वेश्चन में। अब देखिए दूसरा क्वेश्चन है इंडिगो नील आंदोलन। इंडिगो या नील आंदोलन, सभी को पता है नील आंदोलन क्या होता है। तो देखिए नील आंदोलन के बारे में लिखना है। अब क्या लिखना है, अब इस क्वेश्चन में देखिए इस आंसर के द्वारा क्या कहा गया। 1859 से 60 में बंगाल में नदिया जिले में विष्णु विश्वास एवं दिगंबर विश्वास द्वारा यह विद्रोह किया गया था। 1857 की क्रांति के बाद यह ऐसा विद्रोह था जिसने ब्रिटिश शासकों को सोचने पर मजबूर कर दिया। ये कितना बारीकी से इन्होंने इंट्रो दे दिया इस क्वेश्चन का, आप देख सकते हैं। कोई भी झमेल नहीं, कोई भी ऐसा मतलब बातें बनाना नहीं, कुछ नहीं, डायरेक्ट जो क्वेश्चन में पूछा गया है क्या हुआ था नील विद्रोह, नील आंदोलन क्या था, उसके बारे में एक छोटा सा इंट्रो इन्होंने इसमें 2 लाइन का दे दिया है। उसके बाद है इसमें लिखा गया कि भारत में प्रारंभ में से किसान अच्छी अवस्था में थे, परंतु ब्रिटिश सत्ता स्थापना के बाद इनके समाज प्रभाव में काफ़ी गिरावट दर्ज किया तथा उनकी स्थिति बद से बदतर होती गई। नदिया जिले में बागान मालिकों द्वारा किसानों से ज़बरदस्ती नील की खेती करवाई जाती थी। इससे पर्यावरणीय प्रदूषण, भूमि प्रदूषण एवं जल प्रदूषण, भूमि की उर्वरा शक्ति का लगातार क्षरण हो रहा था। इस क्वेश्चन में अगर इन्होंने यहाँ पे अंडरलाइन कर दे रहते तो इनको और नंबर मिल जाता, जैसे कि पर्यावरणीय प्रदूषण, भूमि प्रदूषण और जल प्रदूषण। ऐसे इसको ऐसे करने से, अंडरलाइन करने से ना एग्जामिनर का आपको उस पॉइंट पे नज़र जाता है। ठीक है, तो इससे भूमि की उर्वरा शक्ति का लगातार क्षरण हो रहा था तथा किसानों से काफ़ी कम दाम पर खरीदा जा रहा था। इससे स्थिति दयनीय होती जा रही थी। इस विद्रोह को दबाने के लिए सरकार द्वारा काफ़ी प्रयास किया गया, लेकिन नील दर्पण एवं दिगदर्पण के पत्रिका के माध्यम से इसे पटल पर प्रस्तुत किया गया तथा सरकार को झुकना पड़ा और इनका क्या हुआ, एक क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। और देखिए इसमें इनको कितना नंबर मिला है, 3 नंबर मिला है। इसमें भी अच्छा खासा इनको नंबर मिल गया है। तो देखिए कैसे आंसर लिखा था, इन्होंने छोटा में ही अपने क्वेश्चन का क्या किया, 2 पेज में अपने आंसर को समेट दिया। ऐसे ही आपको क्या करना है, मतलब क्या होता है ना, हम शुरू में लिखना शुरू करते हैं तो हमें पता नहीं चलता। अगर 6 पेज का क्वेश्चन लिखना है तो 10 पेज लिखा जाता है। वाकई में बताती हूँ, मैं भी लिखी हूँ, मुझे भी पता है। अगर शुरू में लिखने पे ना 6 पेज के क्वेश्चन लिखना है, आंसर लिखना है, तो 10 पेज हो ही जाता है किसी भी तरीके से। लेकिन जब आप उस क्वेश्चन को समझ जाएंगे, अच्छे से आपको आंसर राइटिंग पे पकड़ हो जाएगा, तो आप शब्द को बांधने की कोशिश करने लगेंगे। और कैसे मतलब एक वर्ड लिमिट में कैसे लिखा जाता है और समय के अंदर कैसे उस क्वेश्चन का आंसर दे दिया जाता है, आपको लिखने से आ जाता है सब। तो देखिए इसमें इनको कितना मिला है, 3 नंबर मिला है। शॉर्ट क्वेश्चन हम लोग 3 देख लिए। उसके बाद है देखिए पटना कलम चित्रकला। पहले जो भी लॉन्ग क्वेश्चन पूछा जाता था ना, अब शॉर्ट में डाल दिया गया है। अब देखिए पटना कलम चित्रकला पूछा है,
तो देखिए इसमें क्या कहा गया इनके द्वारा, 1707 में औरंगजेब की मृत्यु के बाद कला का स्थानांतरण बिहार, राजस्थान एवं पहाड़ी क्षेत्रों में हुआ। ठीक है, इसमें पटना कलम महत्वपूर्ण है जिस पर स्थानीय तत्व का प्रभाव दिखाई देता है। इंट्रो दे दिया इन्होंने इतना छोटा सा में। फिर इन्होंने पटना कलम की विशेषता बता दी। देखते रहिए कैसे इन्होंने लिखा है। विशेषता में इन्होंने लिख दिया है मिश्रित शैली। यह स्थानीय मुगल एवं ब्रिटिश शैली का मिश्रण था। क्षेत्रीय से विस्तार में इन्होंने लिखा पटना, दानापुर, आरा, लोहरी कट्टा, दीवान मोहल्ला, इनका कहाँ कहाँ विस्तार रहा था इन्होंने पॉइंट वाइज करके लिख दिया। फिर इनको इनके चित्रों की उपस्थिति कहाँ कहाँ है, तो सामान्यतः कागज पर निर्मित होते थे और परंतु कभी कभी हाथी दांत एवं शीशा पर भी निर्मित होते थे। तो इन्होंने इसकी विशेषता भी बता दी। अब देखिए अच्छा और भी लिखे हैं विशेषता इसके बारे में। देखिए विषय वस्तु लिखे हैं, प्राकृतिक चित्रणों में मछली मारती औरत, बढ़ई, लोहार यानी रंगरेज आदि इसमें दिखाया गया है। मतलब कहा जा रहा है कि इस जो चित्र है पटना कलम, इसमें किनको दिखाया गया है, तो इसमें मछली मारती औरत को, बढ़ई को, लोहार को, इन सारी चीज़ों को दिखाया गया। जबकि मानव चित्रण में मूछ एवं सुरीली नाक पक्षी का भी चित्रण होता था। उसके बाद रंगों का प्रयोग इसमें किया गया है, गहरा नीला, काला और आसमानी कलर के रंग का प्रयोग किया गया है। निर्माण प्रक्रिया में आरेखन एवं रंगन ब्रश की सहायता से के साथ साथ किए जाते थे, जिससे इसे कजली स्याही पत्ती कहा जाता था। हाँ, पटना कलम को कजली स्याही पत्ती भी कहते थे। थोड़ा थोड़ा इनकी लिखावट मतलब मुझे बोलने में थोड़ा सा दिक्कत हो जा रहा है। ठीक है, कोई बात नहीं, लेकिन आप समझ जाएंगे। इसका आंसर मतलब इस क्वेश्चन के आंसर चुनिए। उसके बाद पुरुषों की चित्रकला। इसके अधिकांश चित्र पुरुष जैसे कि माधव लाल, हुलास लाल, महादेव लाल और ईश्वरी प्रसाद इनके द्वारा इनकी चित्रकला की गई है। यानी पटना कलम में देखा जाए तो अधिकांश करके पुरुषों के द्वारा ही इसकी चित्रकला की गई है। उसके बारे में देखिए इन्होंने 2 पेज में इसका क्या किया, इंट्रो दे करके और पटना कलम की क्या विशेषता रही है इसके बारे में इन्होंने बता दिया है। तो देखिए इस क्वेश्चन में इनको कितना नंबर मिला है। इस क्वेश्चन में इनको इसमें भी 3 नंबर मिला है। एवरेज इनका जो है ना क्वेश्चन का 3 और 4, 3-4 का एवरेज रहा है प्रत्येक क्वेश्चन में। अब देखिए 5वां नंबर क्वेश्चन में क्या दिया कि प्राचीन काल में पूर्वी भारत में गुहाओं का विकास, यानी गुहा जो विकास हुआ है उनके बारे में बताना है। देखिए इनके द्वारा इसका आंसर कैसे दिया गया है। प्राचीन काल में कला एवं इसके प्रभाव को निखारने में राजा महाराजाओं के साथ साथ स्थानीय लोगों द्वारा अहम भूमिका निभाई गई। किसके द्वारा? कला एवं इसके प्रभाव के निकालने में। बिहार में मौर्य साम्राज्य के अंतर्गत शासकों द्वारा गुहा का निर्माण करवाया गया, जिसमें अशोक द्वारा कर्ण गुहा, ऋषि गुहा एवं सुदामा गुहा का विकास करवाया गया। ठीक है, जबकि उसके पौत्र के द्वारा अशोकों का अन्य गुहाओं का निर्माण किया गया। उनके पौत्र कौन थे? दशरथ थे। देखिए इनका यहाँ पे अशोक लिख दिए हैं, तो फिर इसको काट करके दशरथ इनके द्वारा लिखा गया है। आजीविकों को संरक्षण देने हेतु किया गया, जिसमें राजगीर की गुहाएं शामिल है। इसके अलावा बंगाल एवं उड़ीसा में तथा प्राचीन समय में मध्य प्रदेश के आदमगढ़ में गुहाओं पर विशेष आकृतियाँ निर्मित की गई। ये सारी गुहाएं संरक्षण एवं शिक्षा दीक्षा कार्यक्रम हेतु किया गया था। इस प्रकार प्राचीन काल गुहा विकास की दशा में एक महत्वपूर्ण स्थान रखता है। तो देखिए इस क्वेश्चन में इनको थोड़ा सा नंबर कम मिला है, क्योंकि इन्होंने काट कूट 2-3 जगह कर दिया है। और फिर से इसमें थोड़ा सा और भी ऐड करना चाहते पॉइंट वाइज करके, तो इसमें लिख सकते थे। ठीक है, पॉइंट वाइज करके कि जैसे कि यहाँ पे इनका जो गुहा दिया गया है, अशोक के द्वारा जो गुहा का निर्माण कराया गया है, कहाँ कहाँ पे कैसे है, इनको भी लिख देते। कर्ण गुहा अशोक के द्वारा कहाँ बनाया गया, ऋषि गुहा कहाँ बनाया गया, सुदामा गुहा कहाँ बनाया गया, और इसको ऐसे ऐसे कर करके लिख देते, तो इसमें थोड़ा सा और मार्क्स इनको मिल जाता। कोई बात नहीं, फिर भी इसमें इनको नंबर कम नहीं मिला, 2.5 नंबर मिला है। ठीक है, तो आप ऐसे देख सकते हैं कि एक टॉपर के द्वारा कैसे आंसर लिखा गया है, और आप भी कर सकते हैं। इसमें कोई बहुत बड़ा बात नहीं है कि नहीं आप नहीं लिख सकते या आपके द्वारा नहीं होगा। आप बस लिखना शुरू नहीं किए, लिखना शुरू करिए। जो भी हो, जहाँ से भी क्वेश्चन मिले लिखना शुरू करिए, आपको लिखने आ ही जाएगा। हाँ, एक होता है थोड़ा GS 2 में जाएंगे। GS 1 में तो आपको थोड़ा सा साइंस का हिस्ट्री का जो क्वेश्चन होता है, लिमिट क्वेश्चन होता है, उसी टॉपिक से क्वेश्चन पूछा जाएगा। लेकिन GS 2 में आपको थोड़ा सा क्वेश्चन अलग मिलता है, लेकिन फिर भी आप इसमें देखेंगे पॉलिटी हो गया या ज्योग्राफी हो गया, इकोनॉमिक्स हो गया,
ये सारे में भी कुछ टॉपिक हैं, उन टॉपिक से ही क्वेश्चन पूछा जाता है। थोड़ा सा घुमा करके पूछा जाएगा, थोड़ा सा करंट से जोड़ करके पूछा जाएगा। तो GS2 के लिए आपको करंट पे ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा, फोकस करना पड़ेगा, क्योंकि जो GS2 है उसमें आप देखिए पॉलिटी है, ठीक है। पॉलिटी में क्या होता है, पॉलिटी में डेली आए दिन करंट से कुछ ना कुछ जुड़ते जाता है, डेली कुछ ना कुछ घटना होता है, संविधान से संबंधित कुछ ना कुछ होता है, सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कोई ना कोई आदेश लाया जाता है, सरकार के द्वारा कुछ ना कुछ पारित किया जाता है। तो उन सारे चीज़ों को आप इसमें ऐड करेंगे तो करंट आपके लिए पॉलिटी में हो जाएगा। फिर से ज्योग्राफी में भी करंट से आता है, इकोनॉमिक्स में भी करंट से आता है, साइंस टेक में जाएंगे उसमें भी करंट से आ जाएगा, क्योंकि दिन प्रतिदिन कुछ ना कुछ लॉन्च हो ही रहा है, कुछ ना कुछ बनाया जा रहा है। तो इन सारी चीज़ में जो GS2 है उसमें आपको करंट से क्वेश्चन ज़्यादा करके करंट से लिंक करके पूछा जाता है। और GS2 में आप चाहे तो इसमें नंबर गेन कर सकते हैं। सारे लोग बोलते हैं कि GS1 में ही नंबर गेन होता है, क्योंकि इसमें स्टैटिक्स है। अगर स्टैटिक्स आपका सही हुआ तो इसमें नंबर गेन होने जाएगा। लेकिन आप अगर GS2 पे भी कमांड कर लिए, आप करंट पे कमांड कर लिए, तो करंट से आपको ये फ़ायदा होगा ना कि आप देखिए GS1 के लिए भी फ़ायदा हो जाएगा। GS1 में सेक्शन 2 जो है और उस सेक्शन 2 है उसमें भी आपको करंट से क्वेश्चन पूछा जाता है। और आप GS2 में जाएंगे तो उसमें आपको पॉलिटी हो गया, ज्योग्राफी हो गया, इकोनॉमिक्स हो गया या साइंस टेक हो गया, उसमें भी करंट से पूछा जाता है। ऐसे करके आप अपने तैयारी को और अपने आंसर को और ही अच्छा तरीके से निखार सकते हैं। और कोई भी क्वेश्चन का आंसर आप लिखने से ही सही हो पाएगा, ठीक है। शुरू में गलत होता है, समझ में नहीं आता, लेकिन आगे चलकर सही होता है। तो इसके नेक्स्ट वीडियो में हम इसका लॉन्ग क्वेश्चन लाएंगे, क्योंकि लंबा वीडियो जो है बहुत लंबा हो जाएगा, इसलिए इस वीडियो को इतना ही रहने देते हैं। और इसका जो लॉन्ग क्वेश्चन है उस लॉन्ग क्वेश्चन को आपके सामने प्रस्तुत किया जाएगा। देखिए 1 का जो बताए थे हम आपको कि 1 में मतलब आपको 5 क्वेश्चन रहता है, शॉर्ट क्वेश्चन ABCD करके रहता है। उसके बाद देखिए 2 में 2 का A 2 का B दिया रहता है, जिसमें से आपको जिस क्वेश्चन का आंसर देना है किसी एक का क्वेश्चन देना रहता है, ठीक है। तो इसमें इनके द्वारा क्वेश्चन नंबर B का आंसर दिया गया है। ऐसे ही करके एक और क्वेश्चन लॉन्ग क्वेश्चन होगा। देखिए आपको एक और बात दिखा दे रही हूँ, इसमें लॉन्ग क्वेश्चन के लिए आपको कितना पेज दिया जा रहा है। यहाँ पे देखिए ये पेज है, क्वेश्चन दिया गया है, यहाँ पे 1 पेज, 2 पेज, 3 पेज, 4 पेज, 5 पेज, 5 पेज, 5 पेज आपको दिया जाता है एक आंसर के लिए। और इन्होंने इस क्वेश्चन में 15 नंबर गेन किया है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जाते जाते चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। मेरा चैनल नया है क्योंकि मैं शुरू से इसको एकदम जीरो से शुरू की हूँ। सिर्फ मेंस आंसर राइटिंग के स्पेशल मतलब जो होता है ना, मेंस आंसर राइटिंग ही करने के लिए। तो आपको एक क्वेश्चन दिया जाएगा, आज क्वेश्चन दूंगी, आप उस क्वेश्चन को लिखने के जरूर प्रैक्टिस करेंगे, जरूर कोशिश करेंगे। आपको शॉर्ट क्वेश्चन दूंगी, शॉर्ट क्वेश्चन को ही आपको लिखना है। और वो आपको क्वेश्चन आप कम्युनिटी में मिलेगा, कम्युनिटी से क्वेश्चन आप उसको लिखेंगे, देखेंगे और उस क्वेश्चन को लिखने का ज़रूर करेंगे, प्रयास करेंगे। और हो सके तो आप मुझे सेंड भी करेंगे। मैं आपको आप या तो क्या करेंगे, कमेंट बॉक्स में सेंड कर देंगे, नहीं तो आप कमेंट करेंगे तो मैं लिंक दे दूँगी कहाँ पे व्हाट्सअप ग्रुप होगा या कुछ भी होगा, वहाँ पे आप अपने आंसर को सेंड कर देंगे। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जाते जाते चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें।